तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप जो भी समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करते हुए एक एक पॉलिसी या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमने साझा किए हैं या जिनके प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है उन पर जो है स्टडी कर पा रहे होंगे। और शांत मन से, स्थिर चित्त से आप तैयारी करके उन चीज़ों का छोटा छोटा नोट्स भी बना रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ अच्छी लगती है या कोई इम्पोर्टेंट लगती है तो डायरी में एक जगह लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो डायरी है, मतलब ज़्यादातर ऐसी स्ट्रेटजी होती है प्रमोशन एग्जाम में, जब भी शुरुआत करते हैं तो एक नई डायरी खरीदिए। और नई डायरी खरीद के सपोज आज एक टॉपिक पढ़े केवाईसी, तो केवाईसी के लिए लिख लीजिए। फिर आज ये जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अभी आया है आज 7 दिसंबर 2022 को, तो हम इस पर जो पढ़ रहे हैं छोटा सा इसमें नोट कर लीजिए। वही चीज़ जो आपके सामने है, वही चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक हुआ था 5 से 7 दिसंबर, और इस बैठक में जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पर क्या मॉनेटरी पॉलिसी में जो है चेंज हुए थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, जिसको एमपीसी कहते हैं या हिंदी में कहें तो मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, इसका गठन जो है कौन किया है अभिनंदन जी? इसका गठन कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो गठन होता है, इसका कंस्टिट्यूशन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो समिति जो बनाई जाती है, ये कमेटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है ना। इसका जो है ये पूरा, जो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई किसके द्वारा जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गठित एक समिति है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस कमेटी को बनाते हैं और उनको कहते हैं कि भारत में जो मुद्रास्फीति की दर को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, उपयोगी बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए और ब्याज दर को निर्धारित किया जाए, इसके लिए ये समिति बनाई जाती है। तो ज़्यादातर आपको इंटरव्यू वगैरह में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो सरल तरीके से इन बिंदुओं के आधार पर आप बोल सकते हैं कि सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति है, जिसका गठन जो है भारत में जो ब्याज दर है उनको निर्धारित करके उसको और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उपयोगी करने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए इसकी गठन की गई थी। और अगर हम पूछें कि इसका गठन कब किया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 27 जून 2016 को किया गया था। और इसमें संशोधन भी किया गया, इनमें जो आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया। तो अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, ज्यादातर पॉपुलर सीरीज में ये सवाल पूछा जाता है कि इसकी बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या है अभिनंदन जी? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कब कब ये कमेटी बैठती है? तो ये बाई मंथली होता है सर। बाई मंथली होता है। और जो इसमें जो कमेटी की बैठक होती है, ये संशोधन किया गया। पहले ये क्या होता था? पहले ये क्वार्टरली होता था, है ना। अब ये बाई मंथली होता है। तो बाई मंथली जो बैठक होती है, मतलब साल भर में 6 बार ये बैठक की जाती है। और ये पूरे शेड्यूल्ड रहते हैं डेट वगैरह। जैसे अभी वाली बैठक हुई थी 5 से 7 दिसंबर, आज जो है ये बैठक जो हुई है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं अभिनंदन जी? इसमें इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? सर इसमें टोटल 7 सर। इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। 6 में होते हैं। और 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। या सोनल कुमार जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं और 3 जो है आरबीआई से होते हैं। तो आरबीआई के जो 3 लोग होते हैं उनमें से एक गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल होता है। ठीक है, आरबीआई के जो 3 होंगे उनमें से एक गवर्नर और एक डेप्यूटी गवर्नर और एक अन्य आरबीआई का अधिकारी शामिल होंगे। और बाकी जो 3 होंगे
वो होंगे, कौन होंगे? वो आरबीआई के भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड जो है वो मेंबर होंगे। तो ये हुई बात कमेटी की बैठक की, और ये बाई मंथली बैठते हैं, मतलब हर 2 महीने में भारत के जीडीपी और विकास दर इस पर चर्चा करते हुए इस पर जो निर्णय लेते हैं। अगला जो भाग है, तो इसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक रखी गई थी आपकी 5 से 7 दिसंबर 2022 को, और इस बैठक में मौद्रिक नीतियों पे चर्चा करते हुए उन्होंने इस पर पॉलिसी के लिए निर्णय लिया। और जो बैंक के पॉलिसी रेट्स हैं उनमें जो है इन्होंने बदलाव किया। तो एक बदलाव किया इन्होंने रेपो रेट में, रेपो रेट में बदलाव किया। दरअसल वर्तमान और जो उभरती हुई आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के बाद आज 7 दिसंबर 2022 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये आपका रेपो रेट है, रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके ये 6.25% कर दिया गया। पहले ये कितना था विभिनंदन जी? 5.90 था। क्या था? 5.90 था। 5.9 इसमें 35 आधार बेसिक पॉइंट बढ़ोतरी करते हुए 6.5 है। तो या तो आप तो सारे रेट्स को लिख लीजिए अपने पास, नहीं तो आप जो है पहले वाले रेट को तो भूल जाइए, जो रेट अभी वर्तमान है उसी रेट को याद कर लीजिए। तो पहले ये 5.90 था, अब ये 6.25 कर दिया गया। अब ठीक उसी तरह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है ये 6% है, 6.00%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.50, बैंक रेट है 6.50, और फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट 3.35। तो इसमें ये फिक्स रिजर्व रेपो रेट जो है 3.35 ये एज सच है। अब अगर देखेंगे वर्तमान में क्या है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य इस तरह से है, थोड़ा सा डाउन है, अभी डाउन है। तो इसी वजह से मौद्रिक नीति पे कार्रवाई करते हुए ये कोई निर्णय पर लेने से पहले वोटिंग करते हैं। वोटिंग में जो बहुमत होता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो अभी के स्थिति में इन्होंने देखा कि वित्तीय स्थितियां सख्त हैं, बहुत कठिन हैं, फिर आजीविका की भी बहुत बड़ी लागत, आजीविका की बढ़ी हुई लागत है, जिससे उपभोक्ताओं के विश्वास को जो है जीतने के लिए और दूसरा उनमें कमी आने से अगर मान लीजिए वैश्विक के दृष्टि में तो गिरावट आ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है ये निर्णय लिए गए हैं और रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। तो रेपो रेट जो है ज्यादातर पूछे जाने वाला प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है रेपो रेट है, और रेपो रेट 6.25 है। तो अभिनंदन जी बताइए कि रेपो रेट पॉलिसी रेपो रेट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये किस तरह से समझेंगे पॉलिसी रेपो रेट को अगर? रेपो रेट को ये हाँ अगर हम कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से जो मनी लेंड करता है तो उसका जो जिस हिसाब से जिस रेट से वो लोग बाय मतलब लेंड करता है तो उसके हिसाब से ये आरबीआई बैंक को ये चार्ज करता है इस परसेंट में। मतलब ये सर 1 डे हो सकता है, 7 डेज के लिए हो सकता है, 14 डेज के लिए, जितना भी ये अपना बैंक अपना जो शॉर्टफॉल को जिसका वो शॉर्टफॉल जो उसका है उसको शॉर्टफॉल को मीट अप करने के लिए जो आरबीआई से जो लेंड करता है उसके ऊपर आरबीआई बैंक को ये परसेंटेज ऑफ ये चार्ज करता है उसको बैंक इंटरेस्ट। ओके। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा लेंड करेगा तब उसमें जो रेट लेगा वो 6, जो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट रिफर्स द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बारो मनी फ्रॉम आरबीआई। क्या करते हैं? बारो मनी फ्रॉम, अगर आरबीआई से पैसा लेना है बैंकों को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट द कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहने का तात्पर्य यह है कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास अपने सिक्योरिटीज बेचने के लिए जाते हैं
तो बैंक के सेंट्रल बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंक अगर रिजर्व बैंक के पास गया और अपनी सिक्योरिटी बेचने के लिए गया, तो सिक्योरिटी बेचा, वहां से पैसा मिला, क्योंकि इसमें कोलेटरल होता है उनकी सिक्योरिटी, तो इस चीज को जो रेट मिलता है इसमें, वो उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स बारो द मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी, इज द रेट एप्लीकेबल इज कॉल्ड रेपो रेट। ये जो रेपो रेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है इसमें लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मेंटेन करता है। रेपो रेट कम कर देगा, है ना, तो सभी लोग जो है बैंकों से पैसा लेने लग जाएंगे, लगेंगे कि नहीं, क्योंकि आरबीआई ने जो है पैसा देना सस्ता कर दिया, तो सभी बैंक वहां से पैसा ले लेंगे, और जब बैंक पैसा लेंगे तो लोगों को देंगे, तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में सरप्लस हो जाएगा सर। हाँ, क्या करेंगे फिर? एक्समस, मनी सरप्लस, क्रिसमस बढ़िया मना लेंगे, मतलब लोग बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर पैसे को मार्केट से सोखना चाहता है, मार्केट से कम करना चाहता है, तो इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? लिक्विडिटी को जो है कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने रेपो रेट जो है 6.25 कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया। अब मतलब क्या हुआ सर प्रियंका मैडम? इसमें हाँ जी, सर इसमें ग्रामीण बैंक अगर आरबीआई से लेंड नहीं कर सकता है क्या? केवल कॉमर्शियल बैंक ही कर सकते हैं, कोई और भी? ग्रामीणा बैंक जो है ये कॉमर्शियल बैंक करता है। ग्रामीणा बैंक को तो मिलता है ना स्पॉन्सर बैंक से, उनको मिलता है पैसे, यहाँ से ग्रामीण कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है, ये ग्रामीण बैंक के लिए नहीं है, ठीक है। तो ठीक। आपका जो है ग्रामीणा बैंक जो है वो स्पॉन्सर बैंक के माध्यम से वो लेता है, बट ऐसे नहीं लेगा डायरेक्टली आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई से ठीक सर। डायरेक्ट अभी आप लोगों का भले नए अमेंडमेंट होगा, जब नेशनल रूरल बैंक बनाने की बात हो रही है, तब डायरेक्टली ऐसा कुछ रखेगा। अभी तो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। ठीक सर। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको रिजर्व बैंक कहते हैं, उनके पास इस उद्देश्य से जाता है कि मेरी सिक्योरिटी खरीद लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर साहब, मेरी सिक्योरिटी खरीद लो, मुझे पैसा दे दो, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। और उसमें जो है 6.25 है, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। अच्छा, इसी का उल्टा ले लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक जो है रिजर्व बैंक को लोन देते हैं, तो रिजर्व बैंक से जो है वो सिक्योरिटी परचेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, तो वो रिजर्व बैंक के पास जो है बोलते हैं हमसे लोन लीजिए, हम आपका जो है सिक्योरिटी परचेस कर लेंगे, और समय आने पर उसको बेच देंगे, आपको आपसे वापस ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। मतलब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख दिए, तो आरबीआई कम देगा, ये लेसर होता है, कम होता है 3.35। अभी आरबीआई ने एक नया इंट्रोडक्शन किया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। बैंकों के पास ज्यादा पैसा है, आ जाओ भैया हमारे पास रख दो, लेकिन कोई सिक्योरिटी सेल वेल का मामला नहीं रहेगा, सीधे सीधे पैसा रख लो, उसमें 6.00% है। तो बैंकों के लिए एक सुरक्षित निवेश का स्थान 6.00 आ गया, क्योंकि लोन भी देते हैं तो 7% पे, क्रॉप लोन केसीसी लोन देंगे तो 7% पे देंगे, तो यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में 6% है। मतलब कहें कि भैया आप जो है आपके पास ज्यादा सरप्लस पैसा इधर रख दो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब होता है एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये ज्यादा होता है 6.50। और बैंक रेट, जब बैंक सारे जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, तो उनको बोलते हैं 6.50% से बैंक रेट है। और जो रेपो रेट होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होते हैं वो ओवरनाइट जो रेट्स होते हैं वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है। तो रेपो रेट, बैंक्स जब आरबीआई से पैसा लेते हैं अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई के पास, आरबीआई बैंकों से पैसे लेती है, लेकिन आरबीआई नहीं लेती है, बैंकें आरबीआई के पास पैसे रख देते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बिना सिक्योरिटी के बैंकों के पास अधिक जो पैसा है वो आरबीआई के पास रख दिए, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। बैंकों को अगर कोई लिक्विडिटी क्रंच हो गया, तत्काल पैसे की जरूरत हो गई, कोई एसएलआर मेंटेन के लिए, सीएलआर मेंटेन करने के लिए तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गई, ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50। और बैंकों को थोड़ा लंबे समय
14 दिन से ऊपर के समय के लिए लोन चाहिए होगा तो उसको बैंक रेट से मिलता है 6.50। तो ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। अब जैसे देखते हैं रेपो रेट का एग्रीमेंट किस तरह से होता है। रेपो रेट लैंड्स टू बैंक कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है तो यहाँ पर मोर कैश टू लैंड, बोरोवर के पास जो है पैसा ज्यादा जाता है। मतलब रेपो रेट कम होगा तो बैंकें ज्यादा पैसा उठाएंगे, जब बैंकें ज्यादा पैसा उठाएंगे तो वो बोरोवर के पास ज्यादा पैसा जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा ही पैसा होगा, है ना। अभी देखो ना, प्रियंका मैडम ने फेस्टिवल के समय कितने सारे लोन्स बांट दिए, है ना, सबके घर में, सब घर खरीद लिए, कार खरीद लिए, सब पर्सनल लोन दे दिया सबको रिटेल कैंप लगा के, है ना। तो क्या हुआ, सबके घर में हमने पैसे भेज दिया। तो कितना अच्छा है ना मैडम, नल खोले पैसा निकल गया, मतलब इस तरह से कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो आरबीआई से सस्ता हुआ तो सबके घर में चला गया पैसा। अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो रिवर्स रेपो में क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास कर देंगे तो बारवर को देने के लिए कम पैसा होगा, तो बारवर के पास देने के लिए कम होगा तो मार्केट से पैसा सौंप लिया जाएगा, आरबीआई को चला जाएगा। ये थोड़ा एक एग्रीमेंट है रेपो रेट का, आपको समझाने के लिए ये बात है। अच्छा, अभी जो पॉलिसी रेट्स देख लिया आपने, पॉलिसी रेट्स ये 4 तरह के रेट्स होते हैं, 5 तरह के, जिसमें रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट और फिक्स रिजर्व रेपो रेट। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पोर्टफोलियो कहलाते हैं क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं, उसके तार हैं, इसको किसको खींचा जाए तो ये लिक्विडिटी एडजस्ट होगा। अब बात करते हैं, एक रिजर्व रेट होता है, रिजर्व रेट होगा सीआरआर और एसएलआर। बैंकों को जो सीआरआर के माध्यम से, सीआरआर की व्याख्या कहाँ की गई है? रिजर्व बैंक एक्ट के 42 सेक्शन में की गई है, आरबीआई एक्ट 1934 में, कि सभी बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा नगद कैश के रूप में रखना है 4.50। कितना रखना है? 4.50। कितने में खर्चा चल जाता है ना प्रियंका मैडम? आजकल तो चल ही जाता है, मतलब कहते हैं ना घर में नगद, जैसे 100 रुपये कमाते हो, 5 रुपये जो है नगदी के रूप में रखो, नगदी के रूप में, है ना, घर में रहना चाहिए, कैश के रूप में, करेंसी है। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और 18% एसएलआर, है ना प्रियंका मैडम, 18% एसएलआर मतलब गोल्ड के रूप में रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब जो है कैश गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखो, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो ये वाला फार्मूला ना आप अपने घर में भी लागू करना, कैश के रूप में इतना रहना ही चाहिए रिजर्व, और वो एकदम एवरेज मेंटेन होना चाहिए उसका, है ना। तो आप देखिएगा आपकी बरकत अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। तो ये जो रिजर्व रेट है, सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18.00%, ये जो है आपका वही है। तो अगर इनमें से कोई भी रेट्स आपको पूछेगा तो आप लोग इसमें गलती ना हो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कैश रिजर्व रेशियो, जैसा कि मैंने कहा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व बैंक में रहना चाहिए, इस पर रिजर्व बैंक कोई ब्याज नहीं देती है, ये मैंडेटरी है। और एसएलआर, कैश, गवर्नमेंट डिपॉजिट, गोल्ड के रूप में, ये यहाँ पर एसएलआर में होनी चाहिए 18%। मतलब दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा? 22.5%। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में हम लोग 100 रुपये लाते हैं, 100 रुपये हमारे पास डिपॉजिट है, तो 22.5 रुपये आरबीआई के पास रहता है। और 22.5 रुपये के बाद जो बचा हमारे पास 77 रुपया, जो भी पैसा बचा है 78 पैसे, उसमें हम लोग जो है पब्लिक को लोन देंगे। और इसीलिए सीडी रेशियो जो है वो मेंटेन करना होता है। सीडी रेशियो बोलते हैं ना, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है आपको मेंटेन करना होता है, लगभग 60 के आसपास मेंटेन करना होता है, क्योंकि उनमें से तो 22-22% तो ये चला गया रहता है आपके रिजर्व बैंक के पास। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण बात इस पॉलिसी में, जो आज की बैठक हुआ था 5 से 7 दिसंबर 2022 में, इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो बैठक में जो 6 लोग बैठते हैं, देखो, डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर आसिमा गोयल, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल देबब्रत पात्रा एंड श्री शक्तिकांता दास वोटेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट बाई
35 बेसिस पॉइंट। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग आ गए इसमें। तो 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 लोग हैं। प्रोफेसर 7 लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में जो कमेटी में, यहाँ पर तो 7 लोगों ने भाग लिया और इनमें 6 से लोग ही हैं सर। 6 हैं। हाँ सर। हाँ 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक। ये इनको 2 बार पढ़ रहा था मैं इनको, ठीक है। 6 लोग हैं। तो 6 कमेटी में से 5 लोगों ने जो है पक्ष में वोट दिया और एक प्रोफेसर जो है जयंत आर वर्मा जी ने अगेंस्ट में वोट दिया। तो अब जो बहुमत होगा उसमें वो निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये किसके विरोध किया इन्होंने? रेपो रेट बढ़ाने का विरोध किया। और अगला जो है ये 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ कि जो डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल देपात्रा, श्री शक्तिकांता दास voted to remain focus on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remain with the target going forward while supporting growth। तो इन्होंने जो बाकी चीजों को जो किया है, जैसे एसडीएफ फैसिलिटी को जो किया उस पर इन्होंने पक्ष में दिया और बाकी लोगों ने, ये 2 जनों ने विरोध किया। तो ये वोटिंग कास्ट है। हालांकि ये दोनों सीट्स जो हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में नहीं आता है और ये बाई मंथली बैठक होती है। आएगा तो सिर्फ आपको ये 2 सीट आएंगे, 2 सीट। तो इनको जरा ठीक से देख लीजिएगा। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में से जरूर सवाल आते हैं, हर प्रमोशन एग्जाम में सवाल आते हैं। एक तो फंडामेंटल सवाल आएगा जिसमें से फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरा सवाल पूछता है कि इसमें कितने सदस्य हैं, कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है, और पिछली बैठक कब हुई थी ये पूछा जा सकता है, और रेट्स पूछे जा सकते हैं जिस पर हम लोग डिस्कस किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए 15 दिनों में इनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो अभी 7 तारीख को कंप्लीट हुआ है, तो 15 दिन होगा 22 तारीख, तो 22 तारीख से 21 तारीख को इसका मिनट्स जो है ये पब्लिश कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट मीटिंग जो होगा, नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल है 6 to 8 फरवरी 2023। तो अगर 6 फरवरी के पहले जिनका एग्जाम हो जाएगा, मतलब आप तो आश्वस्त हैं कि इसी को ही याद करके जाना है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे। कुछ लोगों का रह जाएगा डेट्स की वजह से, तो फरवरी या मार्च में होंगे, अदरवाइज तो जनवरी में मैक्सिमम एग्जाम्स आ रहे हैं। 28 जनवरी को एक बड़ा सा डेट है आईबीपीएस का, जिसमें बहुत सारे बैंकों के एग्जाम एक साथ हो जाएंगे। तो सब लोग तैयार रहिए। यही वाला जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स जो है याद कर लीजिए, जिसमें आपका रेपो रेट बढ़ा है 6.25% और एसडीएफ रेट है 6%, बैंक रेट है 6.50%, एमएसएफ रेट है 6.50% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, और करंट जो रिजर्व रेशियो है वो है 4.50 और एसएलआर जो है 18%। अगली बैठक है 6 से 8 फरवरी 2023। तो नया साल मनाएंगे, उसके बाद उस बैठक में शामिल होंगे और आप मेहनत करते रहेंगे। और जब मेहनत करते रहेंगे तो हाथ की लकीरें भले न पहुंच पाएं, लेकिन आपका जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगा और वो लकीरों के साथ हम लोग जो है उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो हाथ की लकीर नहीं है, इसलिए तो हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कौन कहता है कि हाथ में लकीर नहीं है? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो लकीर बनाई भी जा सकती है। तो ये रात में बैठ के क्या कर रहे हैं प्रियंका मैडम? हम लोग ये लकीर तो बना रहे हैं, है ना। एक दोस्त कह रहा था कि सर मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है, तो हमने कहा आ जाओ रात को हम लकीर बनाएंगे। तो आपकी मेहनत जरूर साथ निभाएगी। और इसी आशा के साथ मैं आज इस छोटे से डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूँ। कल जो है हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पे सवाल करेंगे और इम्पोर्टेंट सवालों पे चर्चा करेंगे। और सुबह जो है 7 बजे आप लोग फिर चाय के साथ हमारे साथ मिलिए, चाय के साथ मुलाकात करते हैं। लोकेश जी कैसी चल रही तैयारी आपकी? ठीक है सर। ठीक है। तो आपको अभी एक चीज करना है, जो भी जितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, सारे प्रोडक्ट्स के लैंडिंग प्रोडक्ट्स के आपको 5 चीजें आपको फटाफट नोट करना है या रिवाइज कर लेना है। पहला, क्वांटम ऑफ फाइनेंस,
क्वांटम ऑफ फाइनेंस किसी भी स्कीम, मान लीजिए आपके यहाँ कोई स्पेशल स्कीम है, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉप लोन, मतलब शॉप स्कीम्स है, तो उसका क्वांटम ऑफ फाइनेंस कि उस स्कीम में मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है। दूसरा मार्जिन परसेंटेज, मार्जिन कितना है, प्रिस्क्राइब मार्जिन। तीसरा उसमें रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम। और चौथा जो है सिक्योरिटी, चौथा क्या है, सिक्योरिटी। और पांचवा जो होता है वो होता है एलिजिबिलिटी। तो ये जो 5 मंत्र बताया, पंचसूत्र, अगर ये पंचसूत्र को हर स्कीम का लिख लिए ना, तो इससे छठा कुछ भी नहीं आता। क्या, एक छठा आता है जो बताऊंगा मैं। एक आता है एलिजिबिलिटी किसी भी लोन का, दूसरा आता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा आता है मार्जिन, चौथा आता है रिपेमेंट कैपेसिटी, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, और फिर आता है सिक्योरिटी। एक छठा जो आता है वो आता है डेविएशन, डेविएशन आता है, डेविएशन आता है। तो डेविएशन अगर किसी लोन में है तो उसको एक देख लीजिएगा। तो बाकी सारे लोन में ये देख लेंगे तो आपको एक जरा बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा। और दूसरा जो लोकेश जी को लिए बताएंगे कि अभी जो है आने वाले दिन में, तो आपके बैंक के अभी 1 अप्रैल 2022 से कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और जो पॉपुलर प्रोडक्ट है जिस पर बैंक फोकस कर रहे हैं उसको जरा देख लीजिएगा। और एचआर रिलेटेड आपके बैंक में बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि वो गुरुकुल है, और इनिशिएटिव लिया गया है अभी आईटी रिलेटेड, तो उनको जरा देख लीजिएगा। समय कम होने की वजह से मैं उन पॉलिसियों पे चर्चा नहीं कर पाया। ऑडिट पॉलिसी जो है आप देख लीजिएगा। ऑडिट पॉलिसी में 5 चीजें देखनी है, सिर्फ 5 चीजें सारे ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट तो आपके यहाँ 10 तरह के ऑडिट हैं, कल हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। तो ऑडिट पॉलिसी में देखिएगा फ्रीक्वेंसी, ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिस्क रेटिंग, फिर उसके बाद कंप्लायंस, उसके बाद क्लोजर, और ऑडिटर की एलिजिबिलिटी। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता। पहला फ्रीक्वेंसी, कौन से ब्रांच के ऑडिट कब होगा। दूसरा रिस्क रेटिंग, कैसे कैसे रिस्क रेटिंग होगा, लो मीडियम हाई। और तीसरा कंप्लायंस, कितने दिन में कंप्लायंस होना है। चौथा क्लोजर, फाइनल क्लोजर कितने दिन में होना है। ठीक है, इतना देख लेंगे। और एक होता है एलिजिबिलिटी कि ऑडिटर कौन बनेगा। उसमें सर अभी एक और अभी रिसेंटली अभी इसी महीने में चेंजिंग आया है। हम्म, क्लोजर के लिए ना काफी कम टाइम 30 दिन कर दिया गया सारे का, सभी का। अच्छा, मतलब पहले क्लोजर के लिए कितना समय था। वही 60 और 90 जो रूरल और इसका, रूरल एंड इसका अलग था मेट्रो का, ओके, उसको सेम कर दिया गया 30 डेज सभी के लिए क्लोजर। बहुत बढ़िया। सभी बैंकों ने ऐसे चेंज किया है ऑडिट पॉलिसी में, है ना। प्रियंका मैडम, आपका ऑडिट अगर होता है, रिपोर्ट मिलता है, कितने दिनों में क्लोज हो जानी चाहिए। सर 45 डेज था अभी तक तो ना, 30 to 45 डेज। सेंट्रल बैंक में पिछले साल की पॉलिसी में 90 डेज था, जिसको अभी इस साल पॉलिसी में घटा के 60 डेज कर दिया है। मतलब उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट आपको मिला, 30 डेज में कंप्लायंस करना है, और उस कंप्लायंस के बाद 30 डेज के अंदर अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। और अगर 60 डेज में क्लोज नहीं होता है तो विथ डीएडी एक्शन या किसी भी हालत में दूसरे तरीके से एक्शन के साथ 90 डेज में क्लोज ही हो जाने चाहिए। ये कंडीशन है सेंट्रल बैंक में। अब लोकेश जी के पॉलिसी में देखा नहीं हो, नहीं तो मैं समझ पाता कि जो 30 डेज में क्लोज की बात कर रहे हैं कि कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है 30 डेज में कंप्लायंस देना दिया होगा लोकेश जी। साल भर के ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लायंस के लिए 30 डेज तो चाहिए ना। मैं एक बार क्लियर करता हूँ, मैं इसे भेज दूंगा अभी, मैं सर को ये देख मुझे लेता भेज हूँ। दीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ऑडिट हुआ तो ऑडिट का एक पीरियड होता है, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मैंडेट के हिसाब से होगा। तो ऑडिट होने के बाद उनको बोला जाता है कि जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हुआ उसके 5वें दिन के अंदर रिपोर्ट ब्रांच में पहुंच जानी चाहिए, रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस को पहुंच जानी चाहिए। तो ब्रांच को जैसे ही मिला उनका टैट चालू हो जाता है। ब्रांच को रिसीट होने के 30 दिनों के अंदर उनको कंप्लायंस करना है। वो कंप्लायंस को पॉइंट वाइज कंप्लायंस अपने आरओ या कंट्रोलिंग ऑफिस में सबमिट करना है। वहां पर एक आरएसी होता है, रीजनल ऑडिट कमेटी, वो उनको देखती है, वो एक्सेप्ट करती है, फिर क्लोजर रिकमेंडेशन करती है, फिर एचआईए को जाती है, जिसको बोलते हैं चीफ इंटरनल ऑडिटर या हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। फिर उन लोग को स्वीकार करते हैं तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन 30 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि साल भर का ऑडिट होता है, इसलिए समय दिया जाता है कंप्लायंस के लिए, सुधार करने के लिए। लेकिन हो सकता है आपका जो कंप्लायंस कल्चर अभी सुधर गया हो, बोले कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें तो रेगुलेटरी होती नहीं है, होती है तो ऑडिट पीरियड में ही क्लोज हो जाती है, तो हो सकता है कम दिन भी हो, ये भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, पढ़ने पर पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये प्रियंका मैडम है तो इसलिए बता दे रहा कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया है
30 डेज में आपको कंप्लायंस देना है और उसके 30 हम्म। डेज के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दो तरीका होगा, या तो कोई इरेगुलेटरी है जो सुधार नहीं हो रहा है तो DAD केस चला जाएगा, तो वो 90 डेज में क्लोज हो जानी चाहिए। और अगर 60 डेज से ऊपर हो रहा है तो हेड ऑफिस ऑडिट कमेटी बोर्ड को उसका इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि ये जो है 60 डेज में क्लोज नहीं हुआ, तो उनको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है, इसमें कंप्लेंट्स नहीं हो रहा है। तो सर चलिए, ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या है ऑडिट की? ऑडिट की यदि फ्रीक्वेंसी। हाई रिस्क में ब्रांच आती है तो हाई रिस्क में जो ब्रांच आती है उसके लिए फ्रीक्वेंसी है, आपके इंटरनल ऑडिट सेशन में पढ़ाऊंगा। वैसे फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपको बता देता हूँ। अगर लो रिस्क की ब्रांच है तो 12 से 15 महीना। 12 से 15 महीने है। मीडियम रिस्क की ब्रांच है तो 15 महीना, सॉरी मीडियम रिस्क की ब्रांच है तो 12 महीना, और हाई और वेरी हाई एक्सट्रीमली हाई है तो 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने। ठीक है, ये आपके हैं, लेकिन सभी बैंकों का थोड़ा डिफर रहता है। और अगर क्रेडिट इंटेंसिव ब्रांच है, मान लीजिए CFB हो गया, है ना, हाई रिस्क, जहाँ 100 करोड़ से ऊपर के एडवांसेस होते हैं, तो वहाँ पर अगर मीडियम और लो है तो 12 महीना, अगर हाई या इस वेरी हाई है तो वहाँ पर 3 से 6 महीना। तो कल जब सेशन लूंगा तो डिटेल बता दूंगा। इंटरनल ऑडिट के लिए तैयार है, आपका मटेरियल तैयार है, बट अभी थोड़ा ये साथी लोगों को थोड़ा हम लोग जो जिनका अभी एग्जाम है अगले संडे, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग साझा कर लेंगे आने वाले 1-2 दिन। फिर इनका एग्जाम जब हो जाएगा, हमारे लोकेश जी हमको सवाल दे देंगे, क्या सवाल हल करके आए हैं, उसके बाद हम लोग नए सेंट्रल बैंक PNB के लिए भी स्पेशल सेशन चालू करेंगे, और भी जो ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए चालू करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको सीखने में आनंद आ रहा होगा, और जब कोई चीज़ सीखने में आनंद आता है तो फिर हमको थकावट नहीं लगती। अब मुझे देखें, मुझे थकावट नहीं आती, मैं तो बात करते रहता हूँ बस, है ना, लोकेश जी से बात करते रहता हूँ, तभी से बात करते पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो ये जो इंग्लिश और हिंदी का सेशन चालू किए हैं, भले ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे क्लरिकल टू ऑफिसर हैं या सब स्टाफ टू क्लरिकल हैं, उनके लिए थोड़ा मदद होगा करके मैं सेशन लिया हूँ। तो आप लोगों का सुझाव क्या है? ठीक है, इसको चलने दिया जाए? चल सकता है सर, मैं तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, अटेंड नहीं हाँ कर पा रहा हाँ हूँ क्योंकि थोड़ा हाँ, आपके लिए जरूरत भी नहीं है ना, आपके लिए जरूरत भी नहीं है, नहीं बट ठीक है सर, ठीक है इंग्लिश है सर। सर, हमारे में है इंग्लिश, बट वही चलता रहे। हाँ चलता रहे। कारण क्या है ना, वो जो साथी है ना, उनको इंग्लिश वगैरह थोड़ा कठिन लगता है। अगर जैसे इसे डिस्कशन कर रहे हैं तो काफी कुछ सरल तरीके से सीखने मिल रहा है। जैसे आप और हम तो सक्षम हैं कि एग्जामिनेशन में आएगा तो उसी समय पढ़ के जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो क्लरिकल साथी हैं या जो सब स्टाफ साथी हैं, उनके लिए तो प्लेटफॉर्म एक नहीं रहता है ना। तो वो 9 से 10 जो है हम लोग उनसे मदद लेके उनको पढ़ा रहे हैं, और बाकी तो हम मैं, लोग को इंग्लिश में दिक्कत होता है सर, हाँ इंग्लिश में हम लोग जैसे, का इंग्लिश में दिक्कत जी, हाँ क्योंकि मैंने पिछले सर्वे बार किया हमको था। 72 आया था सर, 76 पर उठाया था, लेकिन हमको विश्वास है कि इंग्लिश में मेरा नंबर कट गया पूरा, क्योंकि आता नहीं है, ऐसा ही मार दिया। कोई बात नहीं, इस बार अच्छा आएगा, क्योंकि इस बार हम आपके प्रमोशन एग्जाम तक इंग्लिश के चीजें हम आपको साझा करेंगे। और मैंने सर्वे किया था जिसमें 100 लोगों पे सर्वे किया था, जिसमें 80 लोगों ने बोला सर हमको इंग्लिश जो है उसी में ही कम, मतलब दिक्कत आ रही है। और 25 लोगों ने गणित में भी कुछ कहा था, क्योंकि सभी बैंकों में गणित नहीं आता, कुछ बैंकों में गणित आता है, तो उसके लिए भी करेंगे आने वाले दिनों में। और जो करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे शनिवार को। आपका एग्जाम कब है लोकेश जी? संडे सर, संडे। संडे है, तो सैटरडे को करंट अफेयर्स रहेगा, उसमें काफी कुछ डिस्कस करेंगे, वो ही आ जाएगा उनमें से तो। सर वो सैटरडे को थोड़ा लंबा सेशन कर दीजिए सर, जितना मैक्सिमम हो सकता है कवर, जो बैंकिंग और इसमें फाइनेंस में कुछ चेंजिंग आया है, उस तो पर उस पर करेंगे, हो जाए तो एक रिफ्रेश भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा सर। कर लेंगे, 100 क्वेश्चन कर लेंगे, उनमें से आ जाएगा, है ना। ठीक है, कल भी कुछ क्वेश्चन करेंगे सुबह। तो सबके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर सफलता, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को एक शानदार रात देता हूँ। आप सोइए, लेकिन आपके मन जागृत अवस्था में रहता है, उसको कुछ काम दे दीजिए, इसको दोस्ती कर लीजिए मन से। अगर ये मन से दोस्ती हो गई ना, तो आपके लिए कमाल का काम करेगा। आप इसको दीजिए, एक बुक दे दीजिए, इसको पढ़ते रहना, मेरे लिए सब चीज याद करते रहना जो मैंने पिछले 6 महीने से पढ़ा है। तो इस माइंड पावर का इस्तेमाल करिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।